वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर डायग्राम बनाना सीख रहे थे। आज देखना है ये एक इवेंट है, घटना है, जिसमें हम जेल चौक से कल्याणी चौक चले गए। इधर है जेल और इधर है कल्याणी चौक। इसमें क्या हुआ, मोशन हुआ, जिसके परिणाम तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया जेल चौक से कल्याणी चौक। ये एक इवेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको किलोमीटर में नापेंगे, ये वेक्टर है। फिर दूसरी घटना हुई जिसमें कल्याणी चौक से स्टेशन पहुंच गए, ये दूसरा इवेंट हुआ, यह भी वेक्टर है और इसको भी किलोमीटर में नापेंगे। ये दोनों इवेंट हमारे साथ हुए, एक के बाद एक हुए, और दोनों ही वेक्टर और दोनों सिमिलर नेचर के। इन दोनों के होने से जो हुआ वो ये हुआ कि हम जेल चौक से स्टेशन पहुंच गए। यह भी वेक्टर है और इसको भी किलोमीटर में नापेंगे। तो पहली घटना और दूसरी घटना को, ये वेक्टर्स हैं और सिमिलर्स हैं। एक जैसे हैं, इनको हम कंस्टिट्यूएंट इवेंट कहेंगे। अवयवी घटना, इनको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट इवेंट्स। ये दोनों वेक्टर हैं और सिमिलर हैं, और ये जो हुआ है इसे बोलते हैं रिजल्टेंट इवेंट। और ये भी वेक्टर हैं और सिमिलर भी। तो पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, तो दोनों के होने से जो हुआ वह रिजल्टेंट हुआ। पहला कंस्टिट्यूएंट इवेंट, दूसरा कंस्टिट्यूएंट इवेंट, दोनों वेक्टर हैं और दोनों सिमिलर नेचर के, और रिजल्ट भी वेक्टर है और उसी नेचर का। अब इस कंस्टिट्यूएंट इवेंट की क्वांटिटी एंड डायरेक्शन और रिजल्टेंट इवेंट की क्वांटिटी और डायरेक्शन में मैथमेटिकल रिलेशन लाने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन डिजाइन करेंगे जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यानी जब कंस्टिट्यूएंट इवेंट्स वेक्टर हों और रिजल्ट भी वेक्टर हो, और कंस्टिट्यूएंट और रिजल्ट सभी एक ही नेचर के हों, तो उस समय कंस्टिट्यूएंट इवेंट और रिजल्टेंट इवेंट में क्वालिटेटिव रिलेशन लाने के लिए, यानी गुणात्मक संबंध, एंड क्वांटिटेटिव रिलेशन लाने के लिए, यानी मात्रात्मक संबंध के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिजाइन करते हैं, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो समझ में आई बात? कंडीशन यही है कि द कंस्टिट्यूएंट इवेंट एंड रिजल्टेंट इवेंट बोथ शुड बी वेक्टर एंड बोथ शुड बी ऑफ द सेम नेचर। यहाँ कंस्टिट्यूएंट इवेंट और रिजल्टेंट इवेंट दोनों ही वेक्टर होना चाहिए और दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए। तो व्हेन कंस्टिट्यूएंट इवेंट and resultant event are vectors of same nature, then their relation is called addition of vectors. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब constituent और resultant
अलग अलग नेचर के होते हैं, तब अप्लाई जिसे करते उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है। इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, यह एक गणितीय प्रक्रिया है जो अप्लाई की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट और रिजल्टेंट इवेंट को रिलेट करने के लिए। कब? जब दोनों तीनों वेक्टर हों और सेम ही नेचर का, वेक्टर भी हो और नेचर भी सेम हो। पहला अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट हो, पहला अगर वेक्टर है तो दूसरा भी वेक्टर हो, और उन दोनों का जो रिजल्ट हो वह भी वेक्टर हो। यानी व्हेन द constituent event and resultant event all are vector of same nature, then the quantitative and qualitative relation between them is called addition of vectors। कुछ कुछ समझें? अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि ये क्या है। इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन? यही एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। डिफाइन टू एस्टेब्लिश रिलेशन, डिफाइन टू एस्टेब्लिश रिलेशन किनके बीच? बिटवीन द constituent event and resultant event, between the constituent event, constituent यानी अवयवी घटना जिनसे मिलकर बना है रिजल्ट। It is a mathematical operation defined to establish relation between constituent event and resultant event। बस शर्त इतनी है कि सब के सब वेक्टर हों, और दूसरी शर्त है सब का नेचर सेम हो। इफ दे आर vectors, they are vectors of same nature। अगर वो वेक्टर हों और उनका नेचर सेम हो, उनके बीच मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, क्वांटिटेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिजाइन करेंगे उसी का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला इवेंट भी वेक्टर है और दूसरा भी वेक्टर है, दोनों का दोनों। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा ये पता लगाना है कि फर्स्ट इवेंट और दूसरे इवेंट के होने से रिजल्टेंट इवेंट क्या होगा। फर्स्ट वेक्टर है, दूसरा भी वेक्टर है और रिजल्ट भी वेक्टर है। इनके बीच क्वांटिटेटिव रिलेशन और डायरेक्शन का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एक फंडामेंटल लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक फंडामेंटल रिलेशन है, इसका कोई कारण नहीं बता सकते, बस होता है कि जब हम दो वेक्टर को कागज पर रिप्रेजेंट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अगर फर्स्ट वेक्टर को लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है और एक्स एक्सिस से एंगल है 0 डिग्री।
वेक्टर ए को एक्स एक्सिस में सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन OA से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट करता है इसे। ये है वेक्टर बी और ये एंगल है थीटा। वेक्टर ए लाइन OA में है एक्स एक्सिस, और वेक्टर बी लाइन AB में, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो इन दोनों के एडिशन से जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन OB से। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कारण वारण कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि हम यहाँ से O से A पर गए, फिर A से B पर गए, तो हम चाहे ना चाहे किधर भी गए हों पहुंच जाएंगे O से B पर, यानी ये OB विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। यानी अगर आप फर्स्ट वेक्टर को लाइन OA से रिप्रेजेंट करें A को, और सेकंड वेक्टर B को लाइन AB से, यहाँ AB स्टार्ट फ्रॉम हेड ऑफ OA, तब दोनों के एडिशन से जो रिजल्ट वेक्टर आएगा उसे लाइन OB से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लाइन OB यहाँ क्या है, तो यहाँ थर्ड साइड है। किसका थर्ड साइड है, तो ट्रायंगल का। और वो ट्रायंगल बना कैसे है, तो A और B को एडजेसेंट साइड मानकर बनाया गया, यानी वेक्टर A और वेक्टर B को एडजेसेंट साइड मानकर एक ट्रायंगल बनाए। उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है OB विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट formed after addition of A and B। अब यहाँ वेक्टर B रिप्रेजेंट होता है AB से। यहाँ वेक्टर B एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा प्लस थीटा। इन दोनों वेक्टर के एडिशन से जो वेक्टर जनरेट होगा वो रिप्रेजेंट होगा OB से, जहां OB R रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R बराबर OB, और वो एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा BOX, जिसे हम दिखाएंगे एंगल फाई। ये तो फर्स्ट वेक्टर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय OA and second is being represented by AB, then result must be represented by OB, where OB should be third side of the triangle formed by the vectors as adjacent sides। दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानकर जो तीसरा ट्रायंगल बनेगा उसका थर्ड साइड उनके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहां से आया पता नहीं, फंडामेंटल लॉ माने। अब कहें तो लैंग्वेज में लिखें, न तो ना भी लिख सकते हैं। यानी ये लंबा सा कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स one starting from head of another vector is represented by third side of the triangle formed by the vectors as adjacent sides। दोनों सदिशों को adjacent side मानकर बनाए गए ट्रायंगल के तीसरे साइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों के एडिशन से फॉर्म होने वाले रिजल्टेंट को, यानी R बराबर होगा A प्लस B। R बराबर होगा A प्लस B। को समझ में आई बात? R जो होगा वो A प्लस B के बराबर होगा। ये है ट्रायंगल लॉ। अब एक लॉ और समझे, पैरेलल लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। क्या हम वेक्टर को अपने लाइन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट करा सकते हैं, और तब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा कोई नया लॉ। यानी अपने वेक्टर को क्या हम शिफ्ट करा सकते हैं उसके जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल, समझे? इसे कहते हैं पैरेलल या लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ऐसे देखिए, अगर कोई वेक्टर ऐसे, यानी दिस सेगमेंट ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है जो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करे, सी को रिप्रेजेंट करे, किसी को भी।
तो इसके बगल में इसके पैरेलल हम एक दूसरी लाइन खींच सकते हैं, वो लाइन हुई सी डी। हम इससे अभी दिखा रहे हैं बी को। तो अगर कंडीशन 1 ए बी इज इक्वल टू सी डी, कंडीशन 2 ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी अगर ए बी सी डी के बराबर हो और अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो, तो वेक्टर बी जिसे हम ए बी कहे हैं उसे हम सी डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी वेक्टर may be shifted from AB to CD if the both segment of lines are parallel and equal in length. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैरेलल या लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। यानी इफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय AB is shifted to CD, शर्त इतनी सी कि CD and AB must be parallel and CD and AB must be equal. If the CD and AB are equal, if the CD and AB are parallel, then vector B may be shifted from AB to CD. इस प्रॉपर्टी को कहेंगे lateral shifting of vectors. lateral shifting of vectors, कुछ समझ में आई बात? या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, इसे कहेंगे लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यानी एक वेक्टर को अपने लाइन के पैरेलल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कराया जा सकता है बशर्ते दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी हों और लेंथ में इक्वल भी हों। देन द वेक्टर में बी शिफ्टेड पैरेलल टू इट्स लाइन, तब हम वेक्टर को अपनी रेखा से पैरेलल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने एक साइड पर है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और एक साइड में है पैरेलल और लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। यानी ये कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल या लैटरल शिफ्टिंग है और ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब दोनों कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करिएगा तो एक नया लॉ बने। उस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ। कुछ समझ में आई बात? यानी ट्रायंगल लॉ इज ए फंडामेंटल लॉ। तो इस फंडामेंटल लॉ में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें कि वेक्टर में बी शिफ्टेड पैरेलल और लैटरली if the two lines are equal in length, if the two lines are parallel, तो नया लॉ बनेगा, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आई बात? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ। इसका कोई सबूत नहीं कि व्हेनेवर ए मूव्स फ्रॉम ए टू बी, जब कभी एक बॉडी ए से बी पर जाए और फिर बी से सी पर जाए तो चाहे न चाहे वो ए से सी पर पहुंच जाता है। इस तरह ए से बी पर जाना और ए से बी पर जाएं और फिर बी से ए पर वापस आए, नहीं, ए से बी पर जाएं और बी से सी पर जाएं तो अनजाने में सही हम पहुंच जाएंगे कहाँ? ए से सी पर। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल या लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करेंगे, तब बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आई बात? कैसे अप्लाई करेंगे? तो ए बी जो लाइन है ना, उसी के पैरेलल और इक्वल एक इधर लाइन खींचेंगे और ये लाइन क्या होगी? तो इसका नाम देते हैं ओ सी। अब आप सोचिए कि ए बी और ओ सी पैरेलल है कि नहीं। ए बी और ओ सी पैरेलल होने का सबूत है कि ये एंगल, कौन एंगल? अगर एंगल सी ओ ए बराबर हो एंगल बी ए एक्स बराबर हो थीटा, तो हम सी ओ सी को ए बी के पैरेलल मान सकते हैं और साथ में अगर ओ सी ए बी के इक्वल भी हो, ओ सी ए बी के इक्वल भी हो,
तो हम वेक्टर बी को ए बी से शिफ्ट कराकर ओ सी पर ला सकते हैं और फिर इसको मिलाकर एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो बताइए, पहले वेक्टर ओ ए था और ए बी था तो जोड़ था ओ बी। अब वेक्टर ओ ए और ओ बी होगा, ओ सी होगा, तब भी तो वही होगा रिजल्ट। बस फर्क यही होगा कि पहले जो ओ बी रिजल्ट था वो ट्रायंगल का थर्ड साइड था, और अब जब हम ए और बी इधर ले लेते हैं तो वो ट्रायंगल का थर्ड साइड नहीं है वो भी, बल्कि वो क्या है? सोचिए, पहले जब हम ए बी लिए थे वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्ट था ओ बी एंड ओ बी वॉज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब जब बी बराबर ओ सी हो गया है और ओ ए और ओ सी का रिजल्ट लेंगे तो अभी भी कुछ तो बदला नहीं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन वही एक्स एक्सिस। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, तो डायरेक्शन वही एक्स एक्सिस से थीटा बनाता है, जब वो ए बी था तब भी, जब वो ओ सी है तब भी। तो जब आप वेक्टर ए की दिशा नहीं बदले, जब आप वेक्टर बी की दिशा नहीं बदले, जब आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नहीं बदले और बी का भी मैग्नीट्यूड नहीं बदले, तो फिर उनके एडिशन से पहले ओ बी था तो अभी भी तो ओ बी होगा। तो फिर फर्क क्या पड़ गया? पहले ओ बी ट्रायंगल का थर्ड साइड था, अब ओ बी क्या है? सोचिए सोचिए, हो सके तो बोलिए भी, मैसेज भी कर सकते हैं। हम फिर से याद दिलाएं, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन फंडामेंटल लॉ है जो दिखाता था if the first vector is being represented by OA and second is being represented by AB, the result must be represented by OB, and the result is OB, which is third side of the triangle formed by OA and AB as adjacent sides. वेक्टर OA और AB को आसन्न भुजा, आजू बाजू की भुजा बनाकर जो ट्रायंगल बनाते हैं, उसका थर्ड साइड OB रिजल्ट को बता रहा है ए और बी के जोड़ने से। अब देखिए, पहले वो जो जोड़े हम ए बी को शिफ्ट कराकर ओ सी पर लाए, तो क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बदले? नहीं बदले। डायरेक्शन बदले? नहीं, अभी भी वो एक्स एक्सिस में है। क्या वेक्टर बी की दिशा बदली जब वो ए बी से ओ सी पर आया? नहीं बदली, क्योंकि ए बी और ओ सी पैरेलल था। क्या उसका लेंथ बदला? बिल्कुल नहीं, वो दोनों इक्वल है। बस तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा, अभी भी ओ बी होगा। हाँ, बस नाम बदल जाएगा कि पहले ओ बी ट्रायंगल का थर्ड साइड था, अब ओ बी पैरेललोग्राम का डायगोनल है। किस पैरेललोग्राम का? तो पैरेललोग्राम ओ ए बी सी का डायगोनल। पैरेललोग्राम ओ ए बी सी का डायगोनल है। अब डायगोनल तो दो दो होता है, तो कौन वाला डायगोनल? तो अगर ओ ए और बी के बीच का एंगल थीटा लेस देन 90 है, जैसा कि डायग्राम में हमें दिख रहा है, यानी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, तो फिर वो भी क्या है? तो मेजर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन बोलेगा कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर शोन टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, their result is going to be represented by major diagonal of the parallelogram formed by the two vectors as adjacent side when the angle is acute angle. कुछ समझ में आई बात? अगर दो वेक्टर हो, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करते हो, जैसा कि दिखा रहे हैं, यहाँ वो पॉइंट ओ है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, इन दोनों के एडिशन से जो वेक्टर फॉर्म करेगा वो रिप्रेजेंट होगा ओबी से, और तब वो भी क्या होगा? तो डायगोनल होगा। किसका डायगोनल? तो मेजर डायगोनल। किसका? तो पैरेललोग्राम का। कौन सा? जो बनाया गया है किससे? ए और बी से। किस तरह? एडजेसेंट साइड मान के। तो ये मेजर क्यों होगा, माइनर क्यों नहीं? तो जब एंगल इज एक्यूट एंगल तो मेजर डायगोनल। आगे हम देखेंगे जब एंगल इज ऑब्ट्यूज तो फिर माइनर डायगोनल हो सकता है। ठीक है, यानी ट्रायंगल लॉ में अगर कॉन्सेप्ट ऑफ लैटरल एंड पैरेलल शिफ्टिंग इज अप्लाइड, इट बिकम्स पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। समझ में आए? एंड ट्रायंगल लॉ पर बेस है पैरेललोग्राम लॉ, फंडामेंटल लॉ है ट्रायंगल लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है और फिर फॉर्मूला का उपयोग करना है प्रॉब्लम्स बनाने में। तो चलिए एक और डायग्राम यहाँ बनाते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर। यानी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे ओरिजिन मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। और यहाँ है वेक्टर ओ ए, एंड वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, और दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट होता है ओ बी से, ये है वेक्टर बी, और बीच का एंगल है थीटा दोनों के बीच, और अभी वाले डायग्राम में हम उसे एक्यूट एंगल मान रहे हैं, न्यून कोण। अब ओ ए और ओ बी को एडजेसेंट साइड मान के पैरेललोग्राम फॉर्मेशन करें, तो लगभग तय हो गया पैरेललोग्राम। इसका नाम दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं। अब ए और बी के एडिशन से जो वेक्टर फॉर्म करेगा वो रिप्रेजेंट होगा डायगोनल से। डायगोनल कौन सा? तो मेजर डायगोनल, क्योंकि थीटा एक्यूट है, और मेजर डायगोनल शुरू होगा ओ से और अंत होगा बी पर, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के अनुसार आर बराबर है ए प्लस बी। अब लोग पूछेंगे जहां ए कहाँ है, तो ए इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, और वह एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो 0 डिग्री। और बी कहाँ है, तो बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी, और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा। अब ए और बी के बीच जो रिजल्ट आया है आर, वो कहाँ है? आर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का डायगोनल ओ बी, जिसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है, और इसके द्वारा बनाया गया एंगल जो है विथ रेफरेंस एक्सिस, ये है फाई, बी ओ ए फाई। ये भी हमें पता लगाना है, तो सोचिए कैसे पता लगाएं। हमें ओ ए मालूम है, ओ बी मालूम है, ओ सी मालूम है, और आर पता लगाना है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर, और बताइए ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना ओ बी डी, और ये भी मालूम है कि एंगल हुआ थीटा, और ये भी पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो अब ट्रायंगल हुआ राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, तो समकोण त्रिभुज ओ बी डी में हम ओ बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। आप भी सहमत होंगे। यहाँ ओ डी को लिखा सकता है, क्या लिखा सकता है? ओ ए प्लस ए डी, और साथ में बी डी होगी। अब इसमें ओ बी क्या है, तो ओ बी बराबर है आर के मैग्नीट्यूड। ओ ए तो ये है, वो पता है, ए डी नहीं मालूम है, बी डी भी नहीं मालूम है, तो क्या करें? तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल में हम cos थीटा लें, तो cos थीटा हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डी बराबर हो जाएगा ए बी cos थीटा, मतलब बी cos थीटा, बी cos थीटा, सही है। इसी तरह इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लीजिएगा, तो बी डी, तो बी डी बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। तो आर के निकालने में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें ओ ए मालूम है ए के बराबर है, ए डी मालूम हो गया बी cos थीटा, सी डी बराबर बी साइन थीटा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए और देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। समझ गए? अब इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करें, तो कीजिए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सुने होंगे, यही जगह बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आइए सॉल्व करें किसको, आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखा सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर 2ab। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, सेकंड का बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो आप निकाल सकते हैं आर रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, और वो डिपेंड करेगा फर्स्ट के मैग्नीट्यूड ए पर, सेकंड के मैग्नीट्यूड बी पर, और दोनों के बीच के एंगल थीटा पर। समझ में आई बात? और अगर थीटा का वैल्यू वेरी करता है तो कॉस थीटा का वैल्यू भी वेरी करेगा। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम होगा, और हमें पता है और आपको भी पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो आर का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो आर का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, आप यहाँ +1 रख देंगे तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं, आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो आगे लिखा सकता है a प्लस बी। यानी वेक्टर 5 न्यूटन और 4 न्यूटन को जोड़ें तो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है 9। मिनिमम क्या होगा? तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तो आर का भी मिनिमम वैल्यू देखिए कितना आएगा, वो बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जिसको आगे लिखा सकता है a माइनस बी। इसलिए r का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू, यानी दो वेक्टर के एडिशन से जो रिजल्ट आएगा उसका वैल्यू a प्लस बी के बराबर या छोटा हो सकता है और a माइनस बी के बीच में होगा। यानी 5 न्यूटन और 4 न्यूटन को जोड़ें तो ज्यादा से ज्यादा 5 + 4 और कम से कम 5 - 4 होगा, न इससे कम कभी होगा न उससे ज्यादा। ये हुआ रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, मगर डायरेक्शन नहीं निकला। रिजल्ट का डायरेक्शन क्या है? फाई। तो फाई कैसे निकालें, आप भी कोई आइडिया दीजिए। हमको तो आइडिया मिल रहा है, ट्रायंगल ओबीडी में देखिए, ट्रायंगल ओबीडी में राइट एंगल ट्रायंगल ओबीडी को देखें, तो राइट एंगल ट्रायंगल ओबीडी में tan फाई निकालिए, तो tan फाई बराबर होगा BD डिवाइडेड बाई OD। अब लिख सकते हैं PD बाई OA प्लस AD, और उसको लिखा सकता है B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। यही हुआ when two vectors are added together the result is also a vector, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ तो देख रहे हैं, और डायरेक्शन कितना हुआ तो ये भी। इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, आप इसको फिर से पढ़िएगा। आज प्रॉब्लम्स कुछ नहीं बनाना है, आज के बाद बनाना है, कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको भेजेंगे।